नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हम यहाँ विजय चौक पर देश की संसद के बाहर मौजूद हैं। आपका प्रोग्राम लेकर के बहुत सारी खबरों की बात आपसे करेंगे और आज तो वाकई एक कुर्सी की सीधे सीधे आपसे हम चर्चा करेंगे और वो कुर्सी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के पहले दबी जबान में, फिर खुली चर्चा होने लगी और अब तो सीधे सीधे कहा जाने लगा है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते हैं अगर वो इस वक्त पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है तो। और इसकी जो ताजा विवाद है उसकी वजह बना है एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार का राष्ट्रगान के दौरान उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव। और उनके बगल में मुख्य सचिव खड़े हुए थे और राष्ट्रगान बज रहा है, सब लोग बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में हैं, सावधान की मुद्रा में हैं और नीतीश कुमार उस दौरान कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी किसी की ओर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, कभी मुख्य सचिव से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर उनको हाथ लगा करके फिर दोबारा अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अटपटा सबसे ज्यादा ये लगा कि मुख्य सचिव को उनको इशारा करके कहना पड़ा कि आप शांत रहिए, अभी राष्ट्रगान चल रहा है। ये वाकया हुआ तो इसके बाद जो आरजेडी है उसकी तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो राष्ट्रगान का अपमान है और मुख्यमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राबड़ी देवी ने आज सुबह होते होते खुलकर वो बात कह दी जो कि विपक्ष के लोग अभी तक नहीं कह रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, इस्तीफा दें और चाहे तो अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें लेकिन खुद कुर्सी पर न रहें। वो बयान हम आपको दिखाएंगे। और इससे पहले आपने कई दिनों में देखा खास तौर पर राबड़ी देवी के साथ नीतीश कुमार की तीखी नोकझोंक होती रही। वो एक ही बात उनसे बार बार कहते रहे कि तुम्हारे पति को हमने बनाया था, उन्होंने तुमको मुख्यमंत्री बना दिया, सारा काम हमने किया। हर कार्यक्रम में वो एक बात जरूर दोहराते हैं कि हम इनके कहने पर इधर उधर चले गए थे, उनके साथ चले गए थे, मतलब आरजेडी के साथ चले गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उनका पब्लिक बिहेवियर पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी शुरुआत हुई थी जब उन्होंने बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में भाषण के दौरान महिलाओं को लेकर के बड़ी आपत्तिजनक बातें कह दी थी। लेकिन वो मामला किसी तरह दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद गाहे बगाहे किसी ना किसी मौके पर नीतीश कुमार के बर्ताव से ये बात चर्चा में जरूर आ जाती है कि उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। उनके नजदीक रहने वाले लोग दबी जबान में इस बात को जरूर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग खुलकर यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हैं। तेजस्वी यादव ने बार बार इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और वो साफ इशारा करते हैं कि मुख्यमंत्री अब कंट्रोल में नहीं है। मुख्यमंत्री इस वक्त बिहार का शासन प्रशासन चलाने के लिए अनुकूल परिस्थिति में नहीं है और वो ये भी कहते हैं कि बिहार की सरकार इस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं चला रहे हैं बल्कि उनकी पार्टी के कुछ उनके करीबी लोग और बिहार के कुछ मजबूत ताकतवर नौकरशाह वो बिहार की सरकार और बिहार का प्रशासन अपने हाथ में लिए हुए हैं। लेकिन इसमें बीजेपी की परिस्थिति सबसे ज्यादा असहज है। वो इन बातों पर कुछ कह भी नहीं पाती और शायद वो हकीकत जानती है इसलिए इसका जवाब भी नहीं दे पाती है। जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से खामोशी होती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो मुख्यमंत्री के सम्मान में सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, अब शायद ये वक्त आ गया है कि इसको लेकर खुलकर चर्चा की जाए और अगर मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है तो वो, उनकी पार्टी या उनके सहयोगी बीजेपी इस पर कोई फैसला करे। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आप सभी का। और शुरुआत करते हैं आइए उसी वीडियो से जो इस बार विवाद की ताजा वजह बना है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बजने के बीच नीतीश कुमार का बर्ताव, उसको लेकर के जो चर्चाएं हुई और बाद में जो बयान दिए गए, सारी बातें देखिए। ये वो तस्वीर है, इसमें राष्ट्रगान चल रहा है और सभी आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ करके बाकी सभी लोग बिल्कुल सावधान की मुद्रा में आपको दिखाई देंगे। नीतीश कुमार के जो बगल में खड़े हैं वो मुख्य सचिव हैं और नीतीश कुमार बार बार उनकी तरफ देखकर कुछ कह रहे हैं। सब जानते हैं कि राष्ट्रगान के दौरान कैसी आपकी मुद्रा होनी चाहिए, आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, सावधान की मुद्रा में आपको रहना चाहिए। उस दौरान आपके चेहरे पर भी जो है मुस्कुराहट या और किसी किस्म के भाव वो भी उचित नहीं समझे जाते। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से शायद इस बात को भूल ही चुके थे कि राष्ट्रगान चल रहा है। आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान
बात तो यही अटपटी लगी कि जब ये कहा गया कि सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए तो मुख्यमंत्री मंच से उतरकर ही चले गए। उसके बाद दोबारा अनाउंसमेंट करवानी पड़ी, मुख्यमंत्री दोबारा ऊपर आए, उसके बाद राष्ट्रगान शुरू होता है और उसके बाद आपने देखा वो उस वक्त कैसा बर्ताव कर रहे थे। अब इसके बाद आप सुनिए तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उन्हीं की पार्टी के एमएलए, तमाम लोग क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है और हम लोगों की मांग है और ये पूरे देश की मांग है, बिहार छोड़िए पूरे देश की मांग है कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, उनको राष्ट्र की जनता की तरफ से, राष्ट्र से 140 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। कोई राष्ट्र का चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर अपमान करेगा तो हम क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी जो है अभी भी देखिए राष्ट्रगान का अपमान करके भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आई। मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, इसीलिए मांग करते हैं अपना बेटा के बनावे। उनका काम नहीं दिमाग कर रहा था बेटा हो रहा है। पूरा देश का अपमान है राष्ट्रगान, पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? विपक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर भी पता नहीं है। जब राष्ट्रगीत नहीं गाया था एएमआई का विधायक लोग, उस समय उनकी बकार कहाँ चली गई थी? ईडी सीबीआई से घबराए हुए हैं तो तुल का ताल नीतीश जी के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। नीतीश जी अब हताश निराश है, देख रहा है कि जेल जाएंगे तो अपना कुछ कर रहा है। महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं। हर पार्टी के व्यक्ति ने अपने हिसाब से टिप्पणी की है, लेकिन मामला गंभीर है और अब ये मामला बिल्कुल राजनीति से परे हो चुका है। इसलिए इस पर आज हम लोग एक खुली बहस कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो कल ही मुझे लगता है एक्स पर एक पोस्ट करके सब कुछ अपनी राय क्लियर कर ही दी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये बर्ताव अब जैसा मैंने कहा कि केवल विपक्ष है इसीलिए कुछ कह रहा है, वहीं तक सीमित नहीं है। देखिए सौरभ जी, एक तो ये कि किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर चर्चा करनी पड़े, टिप्पणी करनी पड़े, बहुत पीड़ादायी होता है लोकतंत्र में किसी नेता पर। लेकिन आप लोग कहानी कुर्सी की देखते हैं तो 6 महीने पहले इसी शो में हम लोगों ने ये चिंता जताई थी, 6 महीने पहले, कि नीतीश जी की जो अवस्था है वो कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है ये उनकी तरफ से आना था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आना था, बीजेपी की तरफ से आना था, लेकिन वो नहीं आया। और सचमुच कल वो जो वीडियो आया तो उसके बाद वही मशहूर पंक्तियां याद आती हैं कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बिहार का अपमान है, राष्ट्रगान का अपमान है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो बात है कि एक असहाय, एक विस्मृत अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, वो संवैधानिक तौर पर जो सबसे बड़ा पद होता है उस पर वो बैठा हुआ है। अब आप सोचिए ऐसा व्यक्ति होगा तो बिहार का कौन सा भला करेगा। और मुझे तो यह भी लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये चलता रहेगा, अक्टूबर नवंबर वाला चुनाव आ जाएगा और उसके बाद हम बदल देंगे, या कहें कि वो खुद ही आ जाएंगे। अब
ये अवस्था हो गई है कि अगले ये 4-5 महीने भी बहुत भारी पड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ये ज्यादा भारी न पड़ जाए, और जो एक तरह से कहे विपक्ष का हमला है, कम से कम इस मामले में तो दुरुस्त दिखता है। आपको कोई शक नहीं है इसमें कि वो फिट नहीं है? नहीं, ये मतलब ये पूरा देश मानता है और मैं भी मानता हूं, टिप्पणी नहीं करना ठीक लगता था, लेकिन अब लगता है कि ये देश के साथ अन्याय है, लोकतंत्र के साथ अन्याय है, और सबसे बड़ी बात, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो जनता चुन कर भेजती है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक क्षण नहीं रहना। अब राबड़ी जी तो साफ साफ कह रही हैं कि भाई मानसिक तौर पर अब ठीक नहीं है वो, अब उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि उनको भी यही सूझा केवल कि अपने बेटे को बना दें, मतलब उनकी जगह कौन बनेगा तो उनको यही याद आया कि अपने बेटे को बना दें। बहरहाल, लेकिन नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर अब गंभीर चर्चाएं हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। अब यह सार्वजनिक हो चुका है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, और बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में वो किसी भी स्थिति में नहीं है। एक सांसद होता, एक विधायक होता तो भी मान लिया था कि ठीक है भाई, विधायक है, कोई बात नहीं है, 6 महीने चुनाव है, कोई अब इसके बाद कोई दायित्व नहीं है, ठीक है, क्षेत्र की जनता झेल लेगी, 6 महीने बाद चुनाव होंगे। आप बिहार के मुख्यमंत्री हो, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हो, और 6 महीने में चुनाव में जाना है। नीतीश कुमार की स्थिति तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री रहे बिजू पटनायक, नवीन पटनायक, उनकी जो स्थिति थी जब चुनाव प्रचार के समय उनका हाथ हिल रहा था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसे उठा के आक्रामक अभियान चलाया कि अब पूरी ब्यूरोक्रेसी उड़ीसा के प्रशासन चला रही है, मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो नवीन पटनायक के लिए कहा गया था उससे ज्यादा स्थिति खराब मुझे लगता है। आज बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया आपने, क्योंकि बीजेपी ने ही उसको उस वक्त मुद्दा बनाया था, और बीजेपी यहाँ नीतीश कुमार की सहयोगी है। बिल्कुल, और अब बार बार देखिए, प्रशांत किशोर तो चुनौती दे चुके कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम बता दे विभागों के साथ, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घटना कल घट गई, उसके बाद नीतीश कुमार कम से कम शाम को ट्विटर पे कह देते मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। तो ये है कि वो वही बात जैसे उन्होंने कहा, इस पर ज्यादा हम क्या टिप्पणी करें कि क्या है, उनको कोई स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, टिप्पणी इसलिए करना पड़ेगा सर, मुख्यमंत्री है वो किसी राज्य, लेकिन हाँ, लेकिन ये खुलकर अब किसी को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री ही इस पर चाहे पहल करे। कौन करेगा इस पर फैसला? मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, उनकी पार्टी फैसला करेगी, या परिवार फैसला? खराब लगता है कि किसी के स्वास्थ्य पर निजी उस परिस्थितियों पर चर्चा की जाए, और ये कहना कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो नहीं है। मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो नेशनल एंथम का अपमान तो हुआ ही है, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं है। मुझे लगता है वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं है हेल्थ के हिसाब से, तो उनको खुद को तय करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो घटना हो गई, क्योंकि आप हेल्थ के हिसाब से यदि कंट्रोल में दोनों बातें विरोधाभासी हैं। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या तय करेंगे? अगर विपक्ष ये कहता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, या ही इज मेंटली नॉट फिट सभ्य भाषा में, तो वो क्या तय करेंगे? कोई और तय करेगा ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय से शाम को एक सॉरी या खेद प्रकट तो करना चाहिए कि राष्ट्र का अपमान हुआ है, तो उस पर पहली बात। कितनी बार करें? वो तो इग्नोर कर रहे हैं ना। ये तो घटना, अभी वो किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। नहीं, तो पैर पकड़ने में राष्ट्र का अपमान नहीं हो रहा ना, ये राष्ट्र के अपमान का मुद्दा है। दूसरी बात क्या, राजनीति ऐसी चलती है। आपको ध्यान हो 6 महीने पहले या कुछ वक्त पहले, 6 महीने से ज्यादा हो गया उस बात को, जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में थे, मुख्यमंत्री थे आरजेडी की मदद से, तो जो महिलाओं पर बोला था तब आरजेडी चुप थी। आज जो कुछ हो रहा है, आज बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री है तो बीजेपी चुप है। और वो समीर जी ने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, मुझे याद ही आ रहा था कि जो नवीन पटनायक है उनका एक शॉट था जिसमें वो ग्लास हाथ में ले रहे थे, तो हाथ हिल रहा था, और मे भी शायद उसने चुनाव हरवा दिया, और उसने चुनाव हरवा दिया नहीं, और बीजेपी ने उसका पूरा एग्रेसिव वो किया। तो मुझे लगता है बीजेपी अभी सोच ही रही थी कि भाई इनको 6 महीने चला लिया जाए, लेकिन ये मुश्किल होगा उनके लिए भी राजनीतिक तौर पे कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर दुनिया को दिख रही है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, ये बीजेपी को भी मालूम होगा, लेकिन अब वो राजनीतिक फैसला करना तो इस पर जेडीयू और बीजेपी, आपको मतलब इनकी क्या रणनीति दिखाई देती है, या क्या सोचा होगा उन्होंने कि क्या किया जाएगा इसमें? देखिए, जैसा हमारे पूर्व मित्रों ने कहा, सभी लोगों ने, कि बीजेपी ये सोच रही थी कि चलिए दिक्कत तो है, लेकिन गाड़ी खिंच जाएगी अक्टूबर तक, चुनाव तक, उसके बाद इसी आधार पर हम बदल देंगे, ये बड़ा आधार बन जाएगा। स्वास्थ्य के आधार पर उनसे अनुरोध किया जाएगा कि भाई आप मत बनिए, हम दूसरा चीफ मिनिस्टर चाहिए। लेकिन अब जिस तरह रोज इस तरह की वीडियो आ रहे हैं, घटनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, तो अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, विपक्ष को बैठे ठाले एक मुद्दा मिल गया। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल किया था कि राबड़ी जी ने कहा कि अपने बेटे को बना दें, असल में परंपरा है राबड़ी जी की, यही सूझा नहीं, बेटा बना दो। नहीं, राबड़ी जी की यहाँ परंपरा है ना, पहले पत्नी, फिर बेटा, फिर बेटी, तो वो पारिवारिक परंपरा उनके यहाँ है।
तो उनको यही लगा कि भाई बेटे को ही बना दे। हालांकि जनता दल यू में कई और बड़े नेता हैं जो बन सकते हैं इस लायक, लेकिन एक बार नीतीश जी दूध से जल चुके हैं जीतन राम मांझी को बना के, और जीतन राम मांझी फिर किस तरह उनसे बाहर निकले। दो उदाहरण बड़े दिलचस्प हैं, जीतन राम मांझी और चंपाई सोरेन, दोनों परिवार से बाहर के लोग थे, बनाया गया कि अति भरोसेमंद है, और दोनों ही जो है फोल्ड से बाहर हो गए। तो इसलिए अब कोई और खड़ाऊ पहन ली उन्होंने, खड़ाऊ पहन ली, और मतलब अब वो उसका विरोधी हो गए वो। तो जीतन राम मांझी तो आज नीतीश कुमार जी के खेमे में एनडीए में है, लेकिन वो तो 2015 में खिलाफ हो गए थे। तो इसलिए जो नेता लोग हैं और पार्टियां हैं वो भी डरती हैं, घबराती हैं। सर, चूंकि ब्रेक का समय हो रहा है इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या अब वो समय आ गया है कि ये दबाव बनाया जाए, और ये हम लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि दबाव बनाया जाए कि अब इस सवाल से जेडीयू और बीजेपी बच नहीं सकती। देखिए ये सवाल कोई उत्तर देना चाहिए। ये सवाल तो जेडीयू बीजेपी को एड्रेस करना ही पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का सवाल है। ये व्यक्ति नीतीश कुमार या किसी पार्टी का सवाल नहीं है, या कोई आरजेडी डिमांड कर रहा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये बिहार के मुख्यमंत्री शासन सुशासन का सवाल है। रोज बिहार से खबरें जिस तरह आ रही है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, तमाम सारी समस्याएं हैं, तो मुझे लगता है बिहार का सवाल है। मुझे लगता है ये सवाल पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब कौन देगा ये भी तय करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जवाब देने की स्थिति में होते तो ये चर्चा ही हम लोग नहीं कर रहे। Exactly. और अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर मतलब ये कहूंगा मैं कि इस लिहाज से शर्म लिहाज बची होती तो 2020 के बाद वो बनते नहीं, जब 43 सीट पर रह गए थे। लेकिन अब जिम्मेदारी किस पर है? अब जिम्मेदारी है निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, जो संजय झा और विजय चौधरी के कांधे पे हाथ रख के खड़े थे। नंबर 1 पुत्र भी हैं, उनको अपने पिता को अपमानित होने से बचाना चाहिए। अगर वो बहुत स्वार्थी हो जाए तो बड़े लार्जर पिक्चर में देखें तो नेता के नाते बिहार का सम्मान बचाना चाहिए। और दूसरा इस पर जवाबदेह है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको जवाब देना ही होगा, वो बच नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। योगी जी ने आज कहानी बताई जब वो मुख्यमंत्री बने और अयोध्या जाने की उन्होंने अपनी दिल की इच्छा अपने अफसरों के सामने जाहिर की। तो उनको अफसरों ने कहा कि साहब अयोध्या मत जाइए, विवाद हो जाएगा, कोई मुख्यमंत्री अयोध्या जाता नहीं है, और वहां जाएंगे आप तो राम मंदिर का मुद्दा भी उठेगा, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या भी जाऊंगा और मैं राम जन्मभूमि भी जाऊंगा, और जाने से अगर विवाद होता है तो होने दीजिए। फिर उन्होंने कहा मेरे मन में बात थी कि अयोध्या की दीपावली भी कुछ विशेष होनी चाहिए। सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई, जो आज एक इंटरनेशनल फेम का एक फेस्टिवल बन चुका है। और हर साल दीपावली पर लाखों लोग अयोध्या जाते हैं दर्शन करने के लिए और दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। उसका भी उन्होंने शुरुआत कैसे हुई वो भी कथा आज बताई, और कहा कि मैंने अपने अफसर को वहां पर भेजा और कहा कि जाकर के देख के आओ दीपोत्सव कैसे वहां पर हम लोग बना सकते हैं। तो क्यों मुख्यमंत्री अयोध्या जाने से परहेज किया करते थे और योगी आदित्यनाथ क्यों अड़े हुए थे अयोध्या जाने पर, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई, यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सब जानते हैं जो योगी जी के गुरु थे महेंद्र वैद्यनाथ, वो तो राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत शुरुआत से जुड़े हुए थे, उसका एक बहुत अहम हिस्सा थे। वही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि मेरी तो 3 पुश्तें उस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शासन व्यवस्था के अंदर एक अंदर से एक ये भावना पहले से जुड़ी हुई थी कि मुख्यमंत्री को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई जाता था इससे पहले अयोध्या? नहीं, अयोध्या छोड़िए, ये तो ऐसा एक काम था जिसपे कोई व्यक्ति न उसको स्वीकारे तो उसके ऊपर जरा सवाल खड़ा होना चाहिए कि राम के देश में राम के जो स्थान है उस पर जाने से अगर मुख्यमंत्री डरे तो कोई भी हो, वो अपने को किसी भी तरह से देखता हो। लेकिन हमने तो योगी आदित्यनाथ को वो सारे साहस करते देखे जो दूसरे लोग डरते थे। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ अयोध्या जाने से पहले। नोएडा में अभी जो एलिवेटेड रोड है, सेक्टर 18 से चलती है और 62 पे जाके 60 पे जाके उतरती है, उसको अखिलेश यादव उद्घाटन नहीं कर पाए। सच बात यह है कि वो इस सरकार में योगी जी की नहीं बना था, लेकिन डर के मारे कि यहां नहीं आना है, और उसका अंत में योगी आदित्यनाथ के समय में लोकार्पण हुआ। एक उदाहरण।
सब कि कहते सरकार थे- चली जाएगी नोएडा आएंगे। सरकार चली जाएगी नोएडा, यानी जिसको कहा जाता है कि ये सो कॉल्ड दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, उनके लोग तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और जिसको कहा जाता है कि ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, वो डरपोक लोग हैं, पोंगापंथी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये अयोध्या तो इसलिए कोई नहीं जाता था कि उसको लगता था कि इसी बहाने से अगर अयोध्या की थोड़ी रंगाई पुताई हो गई, मुख्यमंत्री जाएगा तो थोड़ा डामर उमर लग जाएगा, थोड़ा अलग अलग फुटपाथ वगैरह बन जाएंगे। अयोध्या की सड़कों का फुटपाथ योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के पहले नहीं बना, यह सत्य है। सत्य यह है कि वहां पर सीखचों में रामलला विराजमान रहे, ये अलग बात थी। पूरा अयोध्या मन से सीखचों में रहा क्योंकि सरकार उसको खारिज कर देती थी, वहां देखना नहीं चाहती थी। और ये जो दीपोत्सव है, ये तो योगी आदित्यनाथ ने जिस पैमाने पर किया है वो अकल्पनीय है। लेकिन मैं आपको एक और छोटी बात बताऊं, रामलला विराजमान जिन्होंने अभी 400 करोड़ दिया है, 400 करोड़ का टैक्स दिया है, उन रामलला विराजमान के खाते में कितना पैसा था जानते हैं? ये सरकार आने से पहले ये 5 लाख रुपया मात्र, और स्थिति ये होती थी कि सरयू आरती के लिए प्रशासन को 1500 देना पड़ता। एक आंकड़ा भी दिया मुख्यमंत्री ने अपने इसी भाषण के दौरान, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने डेटा निकलवाया कि कितने लोग पहले अयोध्या जाया करते थे और अब कितने जाते हैं। तो 16-17 का उन्होंने पहले आंकड़ा दिया, जब अखिलेश यादव जी की सरकार का आखिरी वर्ष था। उस वक्त 2,34,000 लोग एक साल में कुल अयोध्या जाते थे दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। और पिछले साल का जो आंकड़ा है 2024 का, जो 23-24 का आंकड़ा है, वो संख्या है 16 करोड़। बिल्कुल, कहां 2,34,000 और कहां 16 करोड़। एक पूरे शहर का कायाकल्प हो जाए, पूरे एक शहर नहीं, पूरे क्षेत्र का जो है, बिल्कुल आप समझिए कि अर्श से फर्श तक वाला मामला देखा। देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अयोध्या का बहुत विकास हुआ है, और इसी कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। तो जाहिर है अयोध्या में पहली बात तो यह है कि ये कहना सही नहीं है कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। कल्याण सिंह जब 1991 में चीफ मिनिस्टर बने थे, पूरी कैबिनेट लेकर अयोध्या गए थे, और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद स्थल जो था वहां गए थे। फिर कल्याण सिंह जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो फिर गए, और कल्याण सिंह ने सरकार भी अपनी गवाई अयोध्या पर। एक बात। दूसरी बात, कुछ सत्य ऐसे हैं, अयोध्या में जो राम की पैड़ी है उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण वीर बहादुर सिंह के समय हुआ था, जब कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और 6 दिसंबर 1986 में सर वो राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले की बात नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन तो 83 शुरू हो गया था। ये 86 की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं। और 86 में पहला रामायण मेला अयोध्या में वीर बहादुर सिंह सरकार ने लगवाया था, जिसको मैंने खुद कवर किया था एज ए जर्नलिस्ट नवभारत टाइम्स से। और उसके बाद 85 दिसंबर की बात है ये, और उसके बाद लगातार वो होता रहा रामायण मेला, लेकिन बाद में बंद हो गया वो रामायण मेला। डीपी सिन्हा उसके आयोजक जो है बीजेपी सांस्कृतिक चल के अभी भी बैठे हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या में पहले सिर्फ लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते थे, क्योंकि राम मंदिर था नहीं, तो वहां हनुमानगढ़ी मुख्य तीर्थ था। तो जितने बड़े बुजुर्ग होते थे सब हनुमानगढ़ी जाते थे। जाहिर है राम मंदिर बनने के बाद तो पूरे देश का विश्व से लोग आएंगे, आकर्षण बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़कें बनी हैं, रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है, दीपोत्सव हुआ, तो निश्चित रूप से काम। बाबरी विध्वंस के बाद टेंट में ही मंदिर तो बन गया था। नहीं, मंदिर बन गया था, लेकिन जितनी सीआरपीएफ की और सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी कि वहां जाना मुश्किल होता था। इतना बिल्कुल किलेबंदी थी पूरी भाई, वहां तो हर आदमी एक तो अलाउड नहीं था सामान्य रूप से, और जब जाते थे अनुमति लेकर के, तो इसलिए वो कारण था। मंदिर तो खुला तो 2017। तो ऐसे पूछूं आपसे कि ये आरोप क्या ये आरोप गलत है कि इससे पूर्व की सरकारें जो हैं अयोध्या जाने से, या मुख्यमंत्री अयोध्या जाने से, या वहां विकास के बड़े काम करने से कतराती थी? ये आरोप गलत है आपके? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जितना विकास योगी आदित्यनाथ काल में हुआ उतना विकास पूर्वी सरकारों में नहीं हुआ, ये सत्य है। लेकिन पूर्व की सरकारों में कुछ भी काम नहीं हुआ, ये कहना ठीक नहीं। एक बात और है, नोएडा भी योगी जी ने तोड़ा उस अंधविश्वास को, उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन उसके पहले मायावती ने तोड़ा था। जब ये बनाया था सामाजिक प्रेरणा स्थल, तो मायावती बाकायदा उद्घाटन करने इसका नोएडा आई थी। तो ये अंधविश्वास बना कैसे कि नोएडा आएंगे? ये अंधविश्वास बना कि वीर बहादुर सिंह की सरकार चली गई, तिवारी जी की सरकार चली गई, असल में 3-4 सरकारें चली। वीर बहादुर सिंह आए, तिवारी जी आए, उनका इस्तीफा 1 महीने बाद हो गया। वीर बहादुर सिंह आए, उनका इस्तीफा हो गया। एक और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आए, उनकी सरकार गिर गई। इससे अंधविश्वास बना था। वही कह रहे, उन्होंने तो ये कहा कि भाई मुझे लोगों ने कहा कि साहब सरकार और देता हूं, ये तो डीएनडी बना था, डीएनडी का उद्घाटन नोएडा से होना था, लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली से शीला दीक्षित साहब का उद्घाटन किया था। किन्होंने? दिल्ली साइड से राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री। अच्छा, राजनाथ सिंह जी भी नहीं गए थे? नहीं गए थे। अच्छा, ठीक है।
वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार जाती तो जाती, मैंने अफसरों से कहा कि भाई मैं सरकार चली जाएगी, इस डर से अयोध्या नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यही योगी आदित्यनाथ का फर्क है। मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं भी उस बात का जिक्र करता कि कल्याण सिंह जी वहाँ पर पूरी उसके साथ गए थे, लेकिन वो एक अलग मूवमेंट था। वो उस मूवमेंट को दूसरे जगह ले जाने के लिए कल्याण सिंह ने वो किया, और कल्याण सिंह ने जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर किया वो भी अपने आप में एक इतिहास हो गया कि किस तरह से अयोध्या रामबन गमन पथ की योजना कल्याण सिंह के समय में बनी। लेकिन मैं अयोध्या 80s से जा रहा हूँ सर, 80s से, और अयोध्या के लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, काम भी किया। वो उस मंदिर में उससे पहले जब वो ढांचा था तो मैंने उस मंदिर की दर्शन और आरती और वो सब भी, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री पूरी बनाई थी। तो लोग उस समय भी जाते थे वहां पर। ये आप तो बाद की बात कर रहे हैं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। जब ढांचा थी, हाँ, जब ढांचा था तो ऊपर वो किले का जैसा रास्ता बना हुआ था, उसमें ऊपर जाके मंदिर था, जैसे मंदिर हिंदू मंदिर होते सामान्य। तो वहाँ कहाँ मंदिर बना था? अंदर मस्जिद थी, तब तो पूरा मंदिर था, मूर्तियां थी, आरती होती थी, अंदर मूर्ति थी, अंदर थी ना मूर्ति थी उसमें। लेकिन लोग लालदास पुजारी थे, वो बाकायदा आरती करते थे, सब आरती करते थे। और वहां पर जो वो लगे हुए पत्थर थे, उस पे भी वो मंदिर के जो चिन्ह होते वो होते थे। उसी वजह से वहां पर उसके बाद वो विवाद चालू हुआ था कि ये सारी बात हो रही। लेकिन अयोध्या का विकास नहीं होता था, और मैं हमेशा ये सवाल करता था कि मंदिर से आपका नाराजगी हो सकती है, अयोध्या तो आपका शहर है ना। किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि वहां पर एक होटल, एक धर्म वो नहीं होती थी। फैजाबाद में होटल हुआ करती थी, और हम लोग फैजाबाद रुककर अयोध्या जाते थे। तो अयोध्या का तो कोई विकास हुआ ही नहीं। अयोध्या का विकास राम मंदिर, और ये योगी जी के राम मंदिर तो बाद में बना ना, वो तो 17 में बन गए, ये तो 24 में बना है। अरे हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या कौन जाता था, पहले नहीं जाता था। कुंभ गया, कौन नहीं गया, इसकी भी खूब चर्चा इस साल हुई। अब इफ्तार का मौसम चल रहा है क्योंकि रमजान चल रहे हैं, तो इफ्तार की पार्टी में कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको लेकर भी खूब बात हो रही है। अब एक बड़ी इफ्तार पार्टी कल दिल्ली में हुई है, ये कराई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने। ये IUML केरल की पार्टी है और वहां कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है। दिल्ली में इसने इफ्तार पार्टी दी और इसमें बड़े बड़े लोग पहुंचे। तो मैं आपको पहले तो कुछ नाम बता देता हूं जो इसमें गए। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी गई, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गए, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन गई, इसके अलावा शशि थरूर, कांग्रेस की शर्मा मोहम्मद, सुधा मूर्ति राज्यसभा की जो सांसद हैं वो यहाँ पर गई, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह यहाँ पर गई। अब मैं देख रहा था लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे समीर जी कि खड़गे साहब तो कह रहे थे कुंभ जाने से गरीबी दूर हो जाएगी क्या, तो इफ्तार पार्टी में जाने से दूर हो जाती है शायद। देखिए वो तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का जाना स्वाभाविक है। देखिए केरल के अंदर कांग्रेस के सहयोगी दल है, और जिस तरीके से वायनाड चुनाव में राहुल गांधी को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के लिए भी सपोर्ट रहा है, और अभी तो केरल में चुनाव आने वाले हैं। केरल में जो चुनाव में संभावना है कि पूरा गठबंधन होगा, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो यह तय था कि वहाँ सोनिया गांधी आएंगी, प्रियंका गांधी आएंगे। हालांकि राहुल गांधी वहाँ नजर नहीं आए, लेकिन ठीक है। अब जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जब इफ्तार पार्टी की थी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री गई ना उसके अंदर जब आयोजन हुआ। तो होता है जहां परिचय है, जहां आपको लगता है कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ अपना कोई मित्र दे रहा है, अपनी सहयोगी दल पार्टी दे रही है, तो इफ्तार आयोजन में जाते हैं। और कांग्रेस तो वैसे भी मतलब मनमोहन सिंह के समय तो खूब कैबिनेट मंत्री दिया करते थे, अब सरकार में नहीं है। बहुत कम कांग्रेस के नेता जो ये आयोजन। आप इस तंज को कैसे देखते हैं कि कुंभ जाने का समय नहीं मिला कुछ नेताओं को, लेकिन इफ्तार में जा रहे हैं? देखिए तो पार्टी के विचार का वोट बैंक कहाँ आपको प्रभावित करता है, आदमी उसी हिसाब से जाएंगे ना। अगर कांग्रेस को कुंभ में जाके अगर वोट बैंक का फायदा होता तो जाते। अखिलेश यादव गए, कुंभ में भी गए, आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी में भी अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा अगर मैं कुंभ में नहीं जाऊंगा, तो वो कुंभ में भी गए और अपने खास वोट बैंक के लिए वो वहां पर भी गए। सोनिया गांधी गई क्योंकि केरल में चुनाव है, और राहुल गांधी का जो वोट बैंक है या कांग्रेस का वोट बैंक है उसके लिए उन्हें वहां चर्चा इस तस्वीर की है। मुझे लगता है अगर राहुल गांधी अगर कुंभ में चले जाते, खड़गे साहब कुंभ में चले जाते, कांग्रेस के बाकी नेता गए ना, तो ज्यादा अच्छा रहता कि आप कुंभ में भी गए और इफ्तार पार्टी में भी गए। यादव और सोनिया जी एक टेबल पर थी, तो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उस क्या बात, वो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होगी, लेकिन एक बात थोड़ा ये कहते हुए जरूर जोड़ना चाहिए, जाना न जाना एक बात होती है, आप अपमानित करते रहे कुंभ को, मैं फर्क दोनों का समझिए ना। इफ्तारी में जाने से भला कौन किसको रोकता है, लेकिन कांग्रेस एंटी हिंदू एक्टिविटी करती रही। आप कह रहे हैं कि वहां जाने से गरीबी दूर हो, यहां जाने के से अब गरीबी दूर हो रही क्या? सवाल ये पूछा जाएगा ना, इफ्तारी से क्या गरीबी दूर होती है क्या? और आप तो रोजा भी नहीं रखते, आप क्यों गए इफ्तारी में? मतलब अगर आप सेकुलर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नहीं तो ये सवाल ठीक है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब भी, और उसका एक उदाहरण दिखता है कि प्रियंका गाजा पर तो पोस्ट कर देती हैं। जरा बताइए इन लोगों ने कौन सी ऐसी पोस्ट की? तो मुझे लगता है ये सवाल उठेंगे। और अयोध्या से जोड़ के आप देखें तो अयोध्या में इसीलिए हो पाया क्योंकि पहले की सरकारों के मन में नहीं था, और मतलब उसको क्या ही कहा जाए, जिसने उसको देखा है 700 मीटर का अयोध्या
आप जाते हैं तो लगता था कि ये कौन सी वीरान सी उजड़ी सी जगह है। और हनुमानगढ़ी तो इसलिए लोग जाते थे कि वहां गए तो सीखचों में जाना पड़ता था, घूमते हुए गए, सामने तिरपाल में राम जी हैं, प्रणाम किया, वो अगर न बताए कोई तो आप दूर होते थे, तो फिर भी वो एक इलायची दाने विशेष का बात प्रसाद ये होता था। कि तो सोनिया जी अब आमतौर पर पब्लिक फंक्शंस में अपीयरेंस नहीं देती हैं बहुत ज्यादा, वो स्वास्थ्य की वजह से जो भी बात हो, आयु की बात हो, लेकिन यहाँ वो आई तो इसकी भी चर्चा हो रही है। ये ठीक है। देखिए, शिवराज जी की शादी में प्रियंका राहुल तो पहुंचे थे, सोनिया जी नहीं गई थी। अब वो कौन जा रहा नहीं जा रहा, देखिए एक फर्क तो ये है, न तो यहाँ पर खड़गे साहब ने भले ही कहा हो, लेकिन हम सब लोगों ने कहा भाई कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होती, ये कोई मसला ही नहीं है। न इफ्तारी में जाने से दूरी हो रही है, न कुंभ में जाने से दूरी हो रही है। योगी आदित्यनाथ और जो कांग्रेस या जो सेक्युलर लीडर्स है, उसमें फर्क क्या है कि वो अनअपोलोजेटिक है। योगी आदित्यनाथ जो वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, उसका राजनीतिक फायदा हो रहा है। आजकल फायदा हो रहा है, कभी नुकसान भी होता था, लेकिन वो उसमें बदले नहीं। कल्याण सिंह के साथ भी वही बात थी कि वो अनअपोलोजेटिक है। आप अनअपोलोजेटिक नहीं है, आप इफ्तार में भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इफ्तार में जाना कोई अपराध नहीं है। और IUML जो है कोई वो नहीं है, अपराधी पार्टी नहीं है, कोई बैंड पार्टी भी नहीं है, तो उसके साथ वो जा रहे हैं। और आपकी किससे दोस्ती, आप वहीं जाएंगे ना। आप दिवाली मनाने भी सबके घर तो नहीं जाते, वो मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कांग्रेस, आप बयान देखिए ना कांग्रेस पार्टी के, अब नहीं, उन्होंने कहा कि भाई जिनको जाना है वो चले जाएं। कुंभ में कुछ लोग गए भी, नहीं गए, और ये कांग्रेस को तय करना है कि इससे उनका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो हर्ष जी ने बात की ना, वो महत्वपूर्ण है कि आप किसी धर्म को अपमानित करें कि कुंभ में जाने का उनका जो बयान है, जब कोई हिंदू कह रहा है कि भाई कोई गरीबी दूर नहीं होती, किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ ने कहा था क्या कि आ जाइए गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं कहा किसी ने। ठीक है। आरएसएस की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी की 3 दिनों की बैठक इस वक्त बेंगलुरु में चल रही है। आइए जरा उसकी बात करते हैं और यहाँ क्या अहम फैसले हो सकते हैं, ये बैठक किस लिए की जाती है, इस बार इसका एजेंडा क्या है, इसमें कौन कौन आएगा। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस साल, इसलिए इस बैठक का महत्व जो है वो और बढ़ जाता है। कुछ डेटा आपको देता हूं। पहले इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, वो इसके अंदर रहेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं, आरएसएस की अगर एक्टिविटीज की बात करें तो 83,129 स्थानों पर पूरी शाखा पूरे देश भर के अंदर लगाई जाती है। और आरएसएस की तरफ से बताया गया कि पिछले 1 वर्ष में 10,000 नई शाखाएं जो हैं वो लगी हैं। मतलब आरएसएस ग्रो कर रहा है देश के अंदर, और खास तौर पर उसका फोकस ग्रामीण मंडलों में ज्यादा है, जहां पर 3,000 शाखाएं जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 89,700 सर्विस एक्टिविटीज देश भर के अंदर आरएसएस चलाता है, जिसमें 40,000 एक्टिविटीज एजुकेशन से, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, 17,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और 20,000 जो प्रकल्प हैं उसके वो सोशल अवेकनिंग के क्षेत्र में जो है वो चला रहा है। कुंभ के मुद्दे पर उसके अंदर चर्चा होने वाली है, और आरएसएस का कहना है कि महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसमें केंद्र और यूपी सरकार की प्रशंसा की गई है। मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि 20 महीने से वहां पर अशांति है, लेकिन केंद्र सरकार के हाल के कदम कुछ भरोसा बढ़ा रहे हैं। उत्तर दक्षिण को बांटने वाली फोर्सेस पर भी आरएसएस ने कहा कि हमारा ध्यान है और हम हार्मनी के लिए काम करते रहेंगे। ये भी आगे कहा गया कि डिलिमिटेशन का मुद्दा जो अभी स्टालिन उठा रहे हैं तमिलनाडु से, वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। गृह मंत्री कह चुके हैं कि जब सीटें बढ़ाई जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा में, तो वो राष्ट्रीय अनुपात में ही बढ़ाई जाएंगी। बांग्लादेश को लेकर के एक प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। भाषा विवाद पर भी इसमें चर्चा होगी, और आरएसएस का मानना है कि मातृभाषा सर्वोपरि है। इसकी चर्चा करते हैं। ये प्रतिनिधि सभा क्या होती है, आपको समीर जी मेरे ख्याल से सबसे बेहतर बता सकते हैं। सर, क्या है एजेंडा इस मीटिंग का? देखिए, प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक होने वाली, आज कल और परसों 3 दिन की बैठक रहेगी। जब प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तो उसके साथ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की भी बैठक होती है। बेसिकली 2 ही संघ की बड़ी बैठकें होती है। एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती है जो हर साल दशहरे के बाद और दिवाली के पहले होती है, ये फिक्स रहता है, दशहरे के बाद होती है, दिवाली के पहले होती है। उस बैठक में जो प्रस्ताव पास होते हैं, उस बैठक में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, उस पर फाइनल मोहर जो लगती है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जो मार्च में होती है, होली के आसपास होती है, होली के बाद होती है, उसमें डिसीजन होता है। और इस साल जब ये बैठक होती है प्रतिनिधि सभा की, तो इसमें संघ के जो सबसे बड़े तो पदाधिकारी है, संघ प्रमुख मोहन भागवत
भैया दत्तात्रेय होसबोले जी, जिन्होंने भैया जोशी जी के स्थान ग्रहण किया हुआ है अभी सरकारवाह है, उनके पूरे भारत भ्रमण का एक टूर प्रोग्राम बनता है कि कौन कहाँ पर जाने वाले हैं। और संघ ने पिछले साल कितनी शाखाएं बढ़ाई है, क्या काम किया है, किन क्षेत्रों में संघ को काम करना है, देश ने किन मामलों में प्रगति करी है, किस विषय में प्रस्ताव लेकर आना है, उसकी यहाँ पर चर्चा होती है। और फिर चर्चा के बाद प्रस्ताव इसके अंदर लाए जाते हैं। क्योंकि यह शताब्दी वर्ष है, 100 साल संघ हो रहे हैं। संघ की पहली प्रतिनिधि सभा की बैठक 1930 में वर्धा में हुई थी, जो शुरू हुआ था। बीच में सिर्फ 2 बार संघ की बैठक नहीं हुई है, एक जब इमरजेंसी लगी थी और उस समय संघ पर प्रतिबंध लगा था, उस समय नहीं हो पाई थी प्रतिनिधि सभा की बैठक। और कोरोना काल में जो हुई थी वो वर्चुअल बैठक हो गई थी। अन्यथा संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक लगातार होते आई है और 100 साल के कारण ये थोड़ा एक विशेष महत्व की बैठक मानी जा रही है। लेकिन संघ जैसे हर साल बैठक करता है उसी स्तर पर इसको बैठक कर रहा है। संघ के अनुशासित संगठनों के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी इसके अंदर होंगे। परसों संघ अपने जो प्रस्ताव है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देगा। मुझे लग रहा है कि कुंभ को लेकर जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ है उस पर प्रशंसा और बधाई का प्रस्ताव आएगा, जो दक्षिण और उत्तर भारतीय राज्यों के बीच में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पंच परिवर्तन की बात संघ ने की है कि जो समाज के अंदर 5 परिवर्तन लेकर आना है, जो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी चर्चा होगी और संघ ये कोशिश करेगा कि जब 5 साल पूरे हो तो ये 5 परिवर्तन के सामाजिक वैसे तो आप बताते हैं हर बार की संघ जो है एक बहुत बड़ी संस्था और समाज के हर क्षेत्र में जो है संघ कार्य करता है बड़े पैमाने पर। लेकिन लोगों की ज्यादा दिलचस्पी होती है पॉलिटिक्स में। सर सीधी सीधी बात है, संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। लोगों को लगता होगा कि शायद यहाँ से कोई निर्देश निकले, बताया जाए कि देश की सरकार कैसे चलनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं वो निर्देश ही है एक तरह से, मतलब वो डायरेक्ट इस तरह से नहीं कह रहे, लेकिन जो बात कही जा रही है वो मैसेज के लिए कम्युनिकेट की जाएगी। प्रतिनिधि सभा एक ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट मीटिंग है। अच्छा, हमने क्या किया एक साल, हमने क्या किया और उसके जो सारे सहयोगी संगठन है जिन्हें अनुषांगिक संगठन कहते हैं, जिसे परिवार के, जैसे संघ परिवार आमतौर पर लोग भाषा में कहते हैं, हालांकि वो उसको परिवार के तौर पर नहीं कहते। संघ ने इसको संघ परिवार कहना बंद कर दिया, वो अनुषांगिक संगठन बोलता है, लेकिन संघ परिवार समझ सकते हैं मोटी भाषा में। तो वो जो सारे संगठन है, करीब 50 है, ऑफिशियली 36 संगठन है, वो सब अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट रखते हैं। बीजेपी भी आएगी इसमें? बीजेपी तो सबसे बड़ा संगठन है उसका, आज की तारीख में जो सबसे सहयोगी संगठन, टेक्निकली बीजेपी भी एक अनुषांगिक संगठन है उसका, उसमें एबीवीपी भी है, बीजेपी भी है। तो बीजेपी भी वहां रहेगी, बीजेपी के पदाधिकारी, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वो सब लोग रहेंगे, अपनी अपनी रिपोर्ट रखते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रतिनिधि बैठक है उसमें एक महत्वपूर्ण काम तो यह है कि 2025 का जो उनका शताब्दी वर्ष का समारोह है उस पर क्या करना चाहते हैं, आगे संघ कैसे जाना चाहता है, और बहुत सारी राजनीतिक जो विचारधारा को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रहा उस पर भी अपनी राय वो साफ करना चाहता है। जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत को लेकर बार बार बात हुई, वो भारत को उस तरह से बांटकर नहीं देखना चाहता संघ। डिलिमिटेशन पर उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल है, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस विषय पे सबसे ज्यादा परेशान रही उस पर भी मणिपुर पर सरसंघचालक ने पहले भी बोला और इस बैठक में भी उस पर चर्चा होने वाली है। आगे औरंगजेब को लेकर जो परसों ही सुनील आम्बेडकर जो प्रचार प्रमुख है उन्होंने साफ कहा कि औरंगजेब इज इररिलेवेंट। उससे पहले सरसंघचालक ने कहा कि हर मंदिर में आप शिवलिंग, हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए। तो मैं इसको जोड़ करके देखें, जो बिहार में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि कार सेवा करेंगे हम, तो हाँ, तो वो उसको जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई औरंगजेब जो है हमारे लिए इररिलेवेंट है। और वो संघ जो है सबको साथ लेकर चलने का, बिना पॉलिटिकल वादे के या नारे के, वो सबको साथ लेकर चलना, और समरसता संघ का पहला काम है, मतलब उस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। और मोहन जी जब से आए हैं तो मैं समझता हूं बाला साहब देवरस के बाद एक पॉलिटिकल हेड आए हैं जो समाज के और जो अपडेटेड जो होना चाहिए संघ, उसके साथ चलने के लिए तैयार है। वो कन्वेंशनल संघ के साथ नहीं चल रहे। संघ को खोलने का काम बाला साहब देवरस ने किया। हाँ, तो उसके बाद ओपन करने का काम, तो ये कन्वेंशनल संघ नहीं चला, क्षेत्रों के लोगों को उन्होंने जोड़ा था। हमने कल भी बात की थी बीजेपी और आरएसएस के आज के दौर के रिश्तों पर। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं सर कि इसी बैठक में जो संघ के अंदर पदाधिकारियों को जो प्रमोशन होता है, बड़े पद मिलते हैं या जिम्मेदारियां बदली जाती, क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारकों की जिम्मेदारियां बदली जाती, किसी क्षेत्र प्रचारक को दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नए कोई अगर प्रचारकों को भेजना होगा तो इसी बैठक के अंदर सारा फैसला हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को भेज के महासचिव बनाना है या नया संगठन महामंत्री भेजना है, या जैसे महाराष्ट्र में संगठन महामंत्री नहीं है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री नहीं है, तो महाराष्ट्र में अगर संगठन महामंत्री भेजना है तो ठीक है, इसी बैठक में होगा। जो मैंने बात अभी विजय जी से कह रहा था मैं कि बीजेपी अगर एक इतने सारे, आपने 64 बताया ना अनुषांगिक संगठन, 50, तो 50 में से अगर एक अनुषांगिक संगठन है तो ये तो रिश्ता जो है वो डिक्टेशन वाला हो गया ना, कि आरएसएस डिक्टेट करेगा किसी मुद्दे पर, कह सकता है, निर्देश दे सकता है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। जब संघ पर प्रतिबंध लगा था गांधी जी की हत्या के बाद,
और उसके बाद संघ की आवाज उठाने वाला कोई संगठन नहीं था बाहर। तब संघ ने महसूस किया कि हमारा एक राजनीतिक शाखा होनी चाहिए, एक अनुषांगिक संगठन होना चाहिए, और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी, एक राजनीतिक संगठन के रूप में अनुषांगिक। क्योंकि संघ ने तो ये कह दिया था हम सांस्कृतिक संगठन है, हम तो राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे नहीं। इस दृष्टि से बीजेपी उसका सबसे प्रमुख अनुषांगिक संगठन है, क्योंकि राजनीति से ही सारी चीजें तय होती है। नड्डा जी की बात मानिए, अब भी वो सबसे बड़ा संगठन, संघ से भी बड़ा संगठन है आज का। मुझे लगता है वो उस पर तो काफी चर्चा हो चुकी है, और उसका नड्डा जी के बड़ा बाद नड्डा जी का स्टेटमेंट के बाद दोबारा कोई बयान तो नहीं आया बीजेपी दुनिया की की तरफ सबसे से। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है ही। हाँ, लेकिन पिछले एक साल में मुझे लगता है संघ ने साफ कर दिया कि हम कहाँ हैं और बीजेपी कहाँ है। नहीं, देखिए इसमें कोई बहुत भ्रम की स्थिति नहीं है। कई बार ऐसा बनता जरूर है, जैसे दूसरे अनुषांगिक संगठन वहां अपना प्रतिवेदन करते हैं और वो सर कार्यवाह के प्रतिवेदन में शामिल हो जाता है, वैसे ही वो भी अपना प्रतिवेदन करते हैं। संघ का जो अपना प्रतिवेदन है सर कार्यवाह का, जो दत्तात्रेय हुसबाले जी ने दिया, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं है। संघ के लिए क्या महत्वपूर्ण है उससे समझ में आएगा। उनके लिए कुंभ में 14 लाख थाली, 13 लाख थैले ये पहुंचाना वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए देश भर में 260 स्थानों पर सफाई कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अल्पाहार की व्यवस्था करना वो महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए दक्षिण तमिलनाडु से लेकर उत्तर असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में सरसंघ चालक मोहन जी का प्रवास है वो महत्वपूर्ण होता है। सर कार्यवाह कितने लोगों से मिले वो महत्वपूर्ण होता है। अब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? इसका प्रभाव यूं पड़ता है कि जितने अनुषांगिक संगठन हैं उनको ये पता है कि उनकी भूमिका क्या है। इसको आप समझिए। भाजपा को भी पता है कि उनकी भूमिका क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये बड़ी ताकत दिखती है ये संघ के इतने अनुषांगिक संगठनों की ताकत का मैं आधार आपको बताऊं, है। ये बार बार स्पष्ट हो रहा है। मुझे ये हमेशा लगता है कि जब भी बीजेपी और आरएसएस की बात होती है, इस रिश्ते को अंडरमाइन करके क्यों बात की जाती है कि ना साहब संघ तो जो है वो और बड़े सारे काम करता है, पॉलिटिक्स में उसका इतना दखल नहीं है। इसको आप अवॉइड करने वाली बात है। क्यों इसको अवॉइड करते हैं? इसको समझिए। बीजेपी और आरएसएस में और जो उसके अनुषांगिक संगठन है वो सारे भी मिला ले तो बीजेपी उससे बड़ा संगठन है, और उसका प्रभाव, उसका असर, उसकी ताकत, और बीजेपी की ताकत से संघ की ताकत नहीं बढ़ी हो ऐसा मानना गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, और मैं एक लाइन में कहता हूँ, पिछले से बीजेपी की ताकत बनती क्या है। ये बात क्या है कहना गलत है कि पिछले 10 साल में देश में वोट मोदी के नाम पर पड़ता है, आरएसएस के नाम पर बढ़ता होगा वोट, लेकिन प्राइमरीली पड़ता मोदी के नाम पर। लेकिन मोदी के नाम पर पड़ता है, लेकिन आरएसएस उस काम को कर उसको बढ़ा सकती है, एग्जीक्यूट करती है। नहीं, आपने जो कहा बात ठीक कही, बस थोड़ी उलट दी। संघ के नाम पर पड़ता है, मोदी वोट बढ़ाते हैं, इसको आप समझिए। संघ ही बुनियाद है, इसमें भ्रम मत पालिए। और संघ कोई नहीं कहता है कि हमारे लोग नहीं हैं। अरे भाई, बाकायदा संगठन मंत्री देता है वो, सारे अनुषांगिक संगठनों की तरह भाजपा में देता है। अब भाजपा राजनीतिक दल है, संघ को भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री यहां नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का वो कार्यक्रम नहीं होता, राम मंदिर ऐसा भव्य नहीं बनता। अगर प्रधानमंत्री यहां नहीं होते तो 370 नहीं हटता। संघ और भाजपा वो कोई अलग नहीं है, दोनों की अपनी भूमिका है। समाज की भूमिका मजबूत रहेगी तो राजनीतिक भूमिका ठीक रहे, वरना बड़ा हो गया है ना, एक जगह जाकर बच्चा बड़ा हो गया है, कमा भी अच्छा, कमा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। और ये इससे खुशी की बात क्या होगी भाई? आप जरा कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसी हमारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब संघ से निकल कर जा रहे हैं। अरे भाई देखिए, और अभी भी देखिए ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सब उदाहरण है। मैं जरा दूसरे दल की बात कर लूं, वो तो हमने कहा बच्चा बड़ा हो गया, वो बालक तो जो है संघ से भी 40 साल बड़ा है। 1925 में संघ आया, 1885 में कांग्रेस आ गई थी। कांग्रेस पार्टी की थोड़ी बात करते हैं सर। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लीड ले ली है अपने संगठन में जोड़ तोड़ करने में। यूपी में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जो है वो जारी कर दिया, और इसमें अखिलेश यादव के पीडीए का पूरा जो है वो ख्याल रखा गया है। 75 जिलों के जिला और शहर अध्यक्षों को मिलाकर कांग्रेस ने 133 पदाधिकारी घोषित किए हैं। इसमें 85 यानी कि 65% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं, और 46 जनरल कैटेगरी के हैं, और उसमें 26 ब्राह्मण हैं। तो अभी कई लोग चर्चा सुन रहे थे कि शायद राहुल गांधी को ब्राह्मणों से कुछ वो हो गया है, बैर सा हो गया है, तो यहाँ 26 जो है ब्राह्मण भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 15 मुसलमान भी शामिल हैं, और 32 मुस्लिम जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए गए। अनुसूचित जाति और जनजाति से 20 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हमने बात की थी अभी बिहार की भी, तो वहाँ देखिए अभी उन्होंने अपने जो प्रभारी बनाए हैं वो दक्षिण से आते हैं, कृष्णा लबरू, उनको बताया गया कि भाई एक आउटसाइडर है, वहाँ वो भेदभाव नहीं करेगा।
इनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ वो दलित बनाए गए हैं, उनके जो सदन में नेता हैं वो मुसलमान हैं, और वहाँ जो यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार, वो भूमिहार जाति से आते हैं। पीडीए पर फोकस, लेकिन अगड़ों को भी निराश और नाराज नहीं करना, ये दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, ये तो राजनीतिक दल के तौर पर हर कोई ये करता है, लेकिन फोकस सिर्फ मुसलमानों पर है। 135 में सबसे बड़ी संख्या जिलाध्यक्षों की मुसलमानों की है, तो आंकड़ा वहां से शुरू करिए। 32 सर्वाधिक लगभग 35 हैं, उसमें 135 में वही सबसे ज्यादा हैं। आप एक कमाल की बात ये समझिए कि ये जब संविधान सम्मान सम्मेलन किया था प्रयागराज में, आज भी खैर इनकी सूची में इलाहाबाद ही है, वो कांग्रेस की सूची में इलाहाबाद ही है, वहां 3 जिले हैं, भाजपा के भी 3 जिले हैं, इनके भी 3 जिले हैं। तीनों जिलों में से आज तक कभी नहीं हुआ कि 2 मुसलमान और एक पिछड़ा रहे। ब्राह्मण दोनों सीट पर दावेदार थे, शहर की भी और गंगा का पार की भी, दोनों को खारिज कर दिया गया। और राहुल गांधी का यह मानना है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट इन पर करना था वो कर लिया, अब इन पर हम इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ऐसा क्यों कहेंगे आप भाई? जनरल कैटेगरी से 46 बनाए, उसमें 26 ब्राह्मण है। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जिनको आप देखें ना, वो तो बाइफर्केशन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, वो थोड़ा और डीप डाउन जाएंगे तो। क्योंकि जब आप कहते हैं कि किनको बना रहे हैं, तो किस तरह के लोगों को बना रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप उस सूची को देखेंगे तो वो जो राहुल गांधी का अपना एक एजेंडा है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर उनको लगता है कि मुसलमान आ जाए, पिछड़े आ जाए, दलित आ जाए और उसके साथ वो ब्राह्मण आ जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण उनके एजेंडे में नहीं। वो राहुल गांधी फोकस मुसलमान पे है, ये दिखा रहा है। मुसलमान पे प्योर फोकस है। सर, राहुल गांधी जरूर जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगठन की स्थिति कैसी है? पार्टी की आर्थिक स्थिति देखना चाहिए। महाराष्ट्र में 8 से ज्यादा जिले जहां पे कार्यालय खुल नहीं रहे। राजस्थान में 5 जिलाध्यक्षों ने कह दिया प्रदेश अध्यक्ष के साथ चाय पानी का खर्चा हम जेब से भर भर के परेशान है, कम से कम जो कार्यकर्ता आते हैं उनको चाय पानी पिलाते उसका तो बिल दे दिया करो। नागपुर के अंदर जिलाध्यक्ष ताला खोलता है, खुद ही झाड़ू पोछा करता है कार्यालय का, और फिर वो कुर्सी के ऊपर बैठता है। अगर पार्टी का जिलाध्यक्ष अगर झाड़ू पोछा पार्टी का कार्यालय में करना है तो वो पार्टी की बैठक लेगा कि कार्यालय की साफ सफाई करेगा? अभी तो मुझे लग रहा है कि चाय पानी के खर्चे भी अगर जिलाध्यक्ष देने की स्थिति में नहीं है, पार्टी की माली हालत ऐसी हो गई है, तो जिलाध्यक्ष बना के पार्टी क्या अभी करेगी? आप कह रहे थे यूपी का कांग्रेस का रिशफल बताता है कि फोकस मुसलमानों पर ही है। कर्नाटक में भी मुसलमानों के मुद्दे को लेकर विवाद है। पहले उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था कि सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आज वो वहां बजट पास हुआ तो उसके अंदर विधानसभा में वो बिल जो है वो पास कर दिया गया, और बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है कि ये नेकेड अपीसमेंट है, मुस्लिम तुष्टीकरण है। नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए वो तुष्टीकरण हो सकता है, लेकिन हर पार्टी अपने जनाधार को ध्यान रखकर भी फैसला लेती है। तो इसलिए कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को ये लगा कि देश भर में मुसलमान उसके साथ वापस आ सकता है, जो उसका पुराना वोट। सर, इस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। बस संबित पात्रा इस वक्त बोल रहे हैं इसी मुद्दे पर। For the OBCs and has diverted it to the Muslims. This is not only unconstitutional, but this is also misadventurous. ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है। इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट। हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है। मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं न कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं, और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राहुल गांधी द साइन ऑफ कांग्रेस। बीजेपी खास खुलकर कह रही है कि ये फैसला राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है और मुस्लिम तुष्टीकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण। ये अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, ब्रेक का समय हो गया। देखिए, ये संबित पात्रा पार्टी का उनका फैसला है, उनका दृष्टिकोण है। दोनों चीजें देखिए, 4% 2B कैटेगरी में मुसलमानों को जोड़ना और तेलंगाना में 43% ओबीसी को रिजर्वेशन देना। तेलंगाना में दोनों फैसले एक साथ दोनों राज्यों में हुए, उसमें भी 43% कर दिया बढ़ा करके ओबीसी को। तो
जो हम लोग बात कर रहे थे यूपी के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, कांग्रेस अब मुस्लिम, ओबीसी और दलित इस पर फोकस कर रही है, जो राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग से जुड़ा हुआ मामला है। कहानी कुर्सी की ये बात करते हैं जरा कर्नाटक की कुर्सी की। कर्नाटक की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो डोल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जब बने थे उसी वक्त ये फैसला हो गया था कि वो और डीके शिव कुमार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिव कुमार खुलकर कुछ बोलते जरूर ना हो, लेकिन उनके साथी संगी जो हैं वो इसमें कोई शक नहीं रहने देते कि इसी साल मुख्यमंत्री बदलेगा और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मामला बार बार दिल्ली पहुंचता है, गांधी परिवार के दरबार में भी आता है और डीके शिव कुमार बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो मुख्यमंत्री इसी कार्यकाल के अंदर बन जाएंगे। आमतौर पर आपने ये हनी ट्रैप जब शब्द सुना होगा तो कभी दूसरे देशों की, दुश्मन देशों की जो खुफिया एजेंसियां होती हैं वो हमारे यहाँ लोगों को ट्रैप करने के लिए, उनसे कोई खुफिया दस्तावेज निकालने के लिए, संवेदनशील सामग्री जुटाने के लिए, सीना के ठिकानों वगैरह की इस तरीके से हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं कि मतलब किसी लड़की के प्रसंग में किसी व्यक्ति को फंसाओ और उसको ब्लैकमेल करके उससे जानकारियां लो। लेकिन कर्नाटक में मंत्री कह रहे हैं और वो भी विधानसभा में कह रहे हैं कि 48 विधायकों को हनी ट्रैप किया जा चुका है और मुझे भी हनी ट्रैप करने की कोशिश है। और कर्नाटक जो है वो सीडी और पेन ड्राइव उद्योग की फैक्ट्री बन गया है। मतलब लोगों को हनी ट्रैप करो, उनके आपत्तिजनक सीडियां बनाओ, पेन ड्राइव में उसको रखो और फिर उनको ब्लैकमेल करो। और उन्होंने ये भी उसके बाद, दरअसल ये बात वहां पर एक बीजेपी की विधायक ने उठाई थी कि हनी ट्रैप कर रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। अब मुख्यमंत्री वहां कई लोग बनना चाहते हैं तो इसलिए सीधे डीके शिव कुमार पर भी आरोप केवल उन्हीं पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन विधानसभा में जब ये बात उठी तो उसके बाद यहां तक चर्चा होने लग गई। मंत्री ने ये कहा कि ये हनी ट्रैप करने वाला जो डायरेक्टर है एक तुम्हारी तरफ है और एक हमारी तरफ है क्या, ये मंत्री खुद कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तुम अगर अपनी तरफ वाले डायरेक्टर का नाम बता दोगे तो हम अपनी तरफ वाले डायरेक्टर का नाम भी बता देंगे। अब सोचिए कितनी खुल्लम खुल्ला इसकी चर्चा हो रही है कि कोई व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए उनको ब्लैकमेल कर रहा है। आप सुनिए वहां के नेता क्या कह रहे हैं। Home Minister yesterday has stated that they will probe into this matter. But later in the evening, Home Minister Parameshwar has said he has not received any information officially. Parameshwar said no officials from the department has given any information regarding the honey trap officially. This means the Congress government is trying to cover up the issue. When the cooperative minister Rajan has claimed, Rajan ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾರು ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆ ಕಡೆ MLAಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ MLAಗಳಿರ್ಬೋದು, JDSನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. In assembly itself, on the floor of the house, one minister expressed that he also trapped in honey trap, and he expressed further that more than 46 persons are suffering from this honey trap. So it has to be inquired very seriously, and it is a very serious matter, and particularly political leaders are suffering from this. So I insist for the serious investigation, and according to my personal view, it has to be investigated by the CBI only, then truth will come out. अब मंत्री ने कहा इसलिए मामला गंभीर है। एक सवाल तो ये भी है कि भाई ये नेता इतने कच्चे क्यों हैं जो हनी ट्रैप में आ जाते हैं, लेकिन आरोप उससे बड़ा है कि आप सरकार गिराने के लिए और मुख्यमंत्री बदलने के लिए इस हनी ट्रैप का यानी ब्लैकमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर किसकी ओर इशारा है ये? मंत्री खुद कह रहे हैं कि मुझे भी हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई, 48 विधायक हनी ट्रैप हो चुके हैं। मंत्री जी को तो मालूम ही होगा उनका डायरेक्टर का नाम हम बता सकते हैं, उधर वाले बता दें। लेकिन ये बड़ी गलत प्रवृत्ति है पूरे देश की राजनीति में कि अगर ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई हनी ट्रैप कर रहा है तो वो आपका सवाल जायज है कि भाई नेता इतने कच्चे क्यों हैं। लेकिन वो मानवजनित स्वाभाविक कमजोरियां होती हैं, सब में होती है, नेताओं में भी होती है। लेकिन अब उसका इस्तेमाल इस तरह अगर होगा तो एक तरह से तो माफियागिरी हो गई ना कि आप हनी ट्रैप करके लोगों को कब्जा। आप याद करिए विधायकों का समर्थन लेना है, सीधी सी बात है। तुम मेरे साथ आ जाओ। विधायकों को समर्थन लेने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। आप उनके बीच लोकप्रिय होइए, उनको ज्यादा बेहतर। ये तो क्राइम है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा सर। ये तो क्राइम तो है ही। अगर किसी को आप हनी ट्रैप करते हैं खाली इसलिए तो क्राइम तो है ही।
हनी ट्रैप करना अपने आप पे क्राइम है, लेकिन यही है कि इसकी जांच क्या निष्पक्ष हो पाएगी, या तो कोई निष्पक्ष आयोग गठित हो जो जांच करे, क्योंकि जांच तो लोकल स्थानीय पुलिस करेगी। नहीं, इसमें तो चीफ मिनिस्टर का खुद का स्वार्थ जुड़ा है, क्योंकि उन्हीं को कुर्सी से हटाने के लिए सारी कवायद हो रही है ना, तो उन्होंने कहा हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए। उन्होंने तो कहा कि निर्दलीय हो, जेडीयू का हो, जेडीएस का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, हम सबका, सीएम को कहना भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए है ही, चीफ मिनिस्टर पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आप याद करिए समीर भाई, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी ऐसा मसला आया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और तमाम सारे नेताओं की सीडियां और वो सब चीजें, टॉप ब्यूरोक्रेट्स की, टॉप पॉलिटिशियंस की सीडी और ये सब आई, वो पूरा गैंग पकड़ा भी गया था, तो कोई जांच बाहर नहीं आई इस तरह। लेकिन वो जांच का वो नेता तो खुलकर नहीं बोलेंगे, हम तो बात कर सकते हैं ना। अब कौन कर सकता है ये काम? बीजेपी कर सकती है सरकार गिराने के लिए कि भाई आप डिफेक्ट कर जाओ, कांग्रेस के एमएलए को किसी तरीके से फंसा लो। कांग्रेस के अंदर का कोई पावरफुल आदमी कर सकता है कि अब सिद्धरमैया भैया को हटाना है तो मेरे पक्ष में आ जाओ, तो हमको मुख्यमंत्री बना देना। और ऐसे नेताओं की फहरिस्त वहां बहुत लंबी है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि उस पहलू पर हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। नेता है तो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ही बनना चाहता है, इसमें कोई बहुत मतलब डिबेट की गुंजाइश नहीं है। शिव कुमार जी बेचारे कब से बैठे हुए हैं और एक दो लोग हैं जो बार बार कहते रहते हैं, तो वो तो अलग बात है। हम मूल बात पर उतनी मुखरता के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो व्यक्ति, एक होता है कि आपको फंसा दे, कोई गलत तरीके से हनी ट्रैप कर दे, आप फंस जाए तो वो तो गलत है। किसी को किसी लड़की के साथ फंसा दिया, किसी जगह आपत्तिजनक, लेकिन कोई हनी ट्रैप हो जा रहा है, उस चरित्रहीन नेता के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। वो खुद गड़बड़ा जा रहा है। वो अगर वहां चरित्रहीन हो सकता है तो जिस पद और गोपनीयता की शपथ उसने ली है, जिसके लिए उसने कहा है किसी और को नहीं बताएंगे, वो उस पर सही उतरेगा, खरा उतरेगा, ये हम कैसे मान लें? और एक बार चरित्रहीन हो गया तो उसके बाद कितने सारे काम राज्य के खिलाफ वही हनी ट्रैप वाला करा लेगा। सरकार बदलने की ही हमेशा थोड़ी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि उन चरित्रहीन नेताओं की बात में दम है कि मूल सवाल ये है कि जो नेता इतने कच्चे चरित्र के हैं जो हनी ट्रैप में आ जाते हैं। एक तो होता है फर्जी आरोप लगाना, नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो बात में होगी, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करके वाकई वहां पर सरकार पलट दी जाए या मुख्यमंत्री बदल दिया जाए तो वो तो इमीडिएट वो उस पर रिस्क है ना। हाँ, ये तो इमीडिएट है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसा आपने कहा, एक पार्टी हो सकती है, एक मुख्यमंत्री के चाहत होने वाले लोग हो सकते हैं जो लगातार बन रहे हैं। लेकिन इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, ये ज्यादा गंभीर इश्यू है। और कर्नाटक असेंबली को आप याद करें तो एक जमाना था कि एक वीडियो आया था जब 2 एमएलए वहां पर असेंबली के अंदर पॉन्ड देख रहे थे। तो ये पॉलिटिकल मॉरलिटी भी इंपॉर्टेंट है। और यदि मान लीजिए ये हनी ट्रैप नहीं होता तो इसका मतलब लोकसभा चुनाव से पहले सांसद बन गए, वो कितनी बड़ी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये हनी ट्रैप में गंभीरता आप यूँ समझिए, यदि ये हनी ट्रैप में नहीं पकड़े जाते, मतलब ब्लैकमेल नहीं होते, तो ये पॉलिटिकल मॉरलिटी तो आपने चीट की थी ना। अब पॉलिटिकल मॉरलिटी में वैसे नहीं कह रहा बिहेवियर, ये हिंदुस्तान के या कर्नाटक के जो लोग हैं उनके साथ भी चीट है ना आप कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगली खबर समीर जी, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई है दिल्ली में आज, और उसमें कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। 4 राज्यों के प्रभारी बनाने पर सहमति हुई है। गुजरात में गोपाल राय को प्रभारी बना दिया गया है, दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है, गोवा में पंकज गुप्ता प्रभारी, पंजाब में मनीष सिसोदिया प्रभारी बनाए गए हैं। ये प्रभार पहले राघव चड्ढा के पास था, और सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह प्रभारी जो है बनाया गया है। और दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय थे पहले, उनकी जगह पर सौरभ भारद्वाज जो चुनाव हार गए और पूर्व मंत्री हैं उनको बनाया गया है। ये आम आदमी पार्टी के रिशफल पर क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे जो परिवर्तन जो बड़ा हुआ है वो पंजाब में हुआ है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सिसोदिया को भेजना, बिल्कुल, वहाँ मनीष सिसोदिया को भेजना और सत्येंद्र जैन को सब प्रभारी बनाना। सत्येंद्र जैन भी तो किस तरीके से मामलों में शामिल रहे, किस तरीके से वो हवाला मामले में शामिल रहे, बिल्कुल पैसों के लेन देन में शामिल रहे। और आम आदमी पार्टी का जो पैसों का बड़ा लेन देन रहा है वो सत्येंद्र जैन शुरुआत से देखते रहे, वो गिरफ्तार भी इस मामले में को लेकर हुए। पंजाब में सरकार है, आम आदमी पार्टी ने दोनों जगह, देखिए राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा था कि जब लोकसभा चुनाव में वहां आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा प्रदर्शन हुआ तो ये राघव चड्ढा के ऊपर प्रेशर था कि वो इस्तीफा दे। राघव चड्ढा ने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली में आपकी हार हुई, क्या दिल्ली में हार होने के बाद गोपाल
सरकार ने इस्तीफा दिया था, नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल जो खुद चुनाव हार गए, इतना बुरा प्रदर्शन रहा, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से खुद ने इस्तीफा दिया? अरविंद केजरीवाल को नया संयोजक भी पार्टी का बनाना चाहिए था। दिख रहा है आपको पार्टी का पंजाब? पूरा पंजाब फोकस दिख रहा है मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा कोशिश उनकी जो है वो जिस तरीके से उन्होंने पंकज को गुप्ता को बनाकर भेजा है गोवा के अंदर, उन्हें लग रहा है कि गोवा में हमें संभावना ज्यादा नजर आ रही है पंजाब के अलावा, तो गोवा में भी ध्यान रहे। लेकिन पूरी उनकी कोशिश पंजाब बचाने की है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आंख नाक कान है, सत्येंद्र जैन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के आंख नाक कान है, इन्हें वहां भेजा गया है। और एक कोशिश की जा रही है कि भगवंत मान के साथ मिलकर, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वहां पर यह संगठन अच्छा मजबूत करे और सरकार की वापसी करे। और राघव चड्ढा बहुत दिनों संगठन में एक्टिव भी नहीं थे। एक चर्चा मैं कर दूं, आम आदमी पार्टी की बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर असेंबली में इनका एक विधायक जीत करके भी गया डोडा से, और वो विधायक अभी इस वक्त कंट्रोवर्सी में इसलिए क्योंकि वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदू शराब पीते हैं। उन्होंने कहा पूरे जम्मू में हिंदू शराब पीते हैं, हिंदू शराब खरीदते हैं, हिंदू शराब बेचते हैं। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पर भी अभी शराब कल्चर लाया जा रहा है, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, और जम्मू का हाल देख लीजिए क्या है। मुसलमान ऐसा नहीं करते, हिंदू ऐसा करते हैं। नहीं, एक तो बड़ा विचित्र सा है ये, और कई बार इसीलिए लगता है कि क्या आप कभी, और ये कहते हुए हम लोग भी अब हिचकते हैं कई बार कि आप बार बार वही सच भले हो, लेकिन लगेगा कि आप ये कम्युनल बात कर रहे हैं। हिंदू शराब पीता है, दूसरा नहीं पीता है, ये कौन से पैमाने से आता है भाई? और जैसे ही आप ये कहते हैं, आप कम्युनल डिबेट शुरू कर रहे हैं। शराब की कतार में, शराब की दुकान पर कोई जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र कोई बचा है क्या? जिसको मन करेगा वो पिएगा। तो और ये प्रोहिबिटेड तो है नहीं। भेद कराते हैं, एक कराती है मधुशाला। मधुशाला, ठीक बात है। और जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर में सरकार है उमर अब्दुल्ला की। तो क्या वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इसी, उन्होंने एलजी का नाम लिया कि एलजी ने ये शराब की प्रवृत्ति बढ़ाई है। मैं वही तो कह रहा हूं कि यहाँ पे वो इतनी प्रवृत्ति में थे कि उनको हर जगह वही प्रवृत्ति दिख रही है। शराब की चोट उनकी भारी पड़ी है ना, शराब में लोग लटपटाक गिर पड़ते हैं, यहाँ पूरी सरकार ये गिर गई, तो फर्क है ना। तो मुझे लगता है वो चोट ज्यादा गहरी है। उसके अलावा ये कहना कि किसी हिंदू, और हिंदू शब्द कह के कहना, मुझे इस पे गंभीर घोर ऐतराज है। ये ज्यादातर राजनीतिक दल जो अपने को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, वो कहने में बचते नहीं, उसका डिबेट होती है तो कहते हैं ये कम्युनल डिबेट है। एक बेखबर बिहार से, उसकी भी चर्चा कर लें। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को बहुत सारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेर करके वहां पर प्रदर्शन किया। मुद्दा आपको बता देता हूं, वहां एक मंदिर था और एक मस्जिद थी। मंदिर प्रशासन के लोगों ने तोड़ दिया, उसको एंक्रोचमेंट माना गया था, और मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अब हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं कि या तो हमें मंदिर दोबारा बना करके दो, नहीं तो यहां से मस्जिद भी हटाओ। और प्रशासन का कहना यह है कि अभी जरूरत पड़ी थी तो मंदिर हटाया गया है, आगे जरूरत पड़ेगी तो मस्जिद को भी यहां से शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम शिफ्ट किया, हमने ऐसा नहीं कि तोड़ दिया, मंदिर को हम किसी और जगह पर स्थापित कर देंगे। लेकिन अब ये एक कम्युनल विवाद जो है मुजफ्फरनगर में ही बन गया। उसकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की घटना है ये, रेलवे स्टेशन पर मंदिर को तोड़े जाने पर ये विवाद हो रहा है। विजय जी क्या कहें इस पर? देखिए, मंदिर मस्जिद को लेकर ये विवाद लगातार होते हैं, और मुजफ्फरपुर में वैसे भी थोड़ा सा डोमिनेंस का फर्क है। यदि आप उसको देखें, रिलीजन के हिसाब से देखें, आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, तो वहां पर और ये मांग करना कि मंदिर को हटा गया तो वो भी गलत है कि भाई उस तरह से हो रहा है। और मस्जिद को नहीं हटाया गया, क्यों नहीं हटाया गया? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात को सोचना चाहिए कि किस तरह से आप कम्युनल हार्मनी बनाकर रखें। क्या वहां पर दोनों चीजों को हटाने की जरूरत है, क्या नहीं है, इसको फैसला करना चाहिए। इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। प्रशासन को अगर लगेगा तो मंदिर भी हटाएगा और मस्जिद भी हटाएगा। यदि हटाना तो स्वयं बड़ा मॉडल है मोदी योगी। हाँ, तो वो दोनों को हटाना चाहिए ना। अब जैसे वो कह रहा है अभी हमको जरूरत महसूस हुई कि हम मंदिर इसीलिए तो ये रास्ते में यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव बचना चाहिए ना, तो इसी बचना चाहिए। यही कह रहा हूँ, कल मयूर विहार में हुआ ना सर, कोर्ट के आदेश के दिल्ली में हुआ। दिल्ली में तीन मंदिर तोड़े जाने थे पीडीए के द्वारा, वो कोर्ट के आदेश रोक दिए गए। कोर्ट ने ना कोर्ट ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। स्थानीय विधायक जो है हमारे इलाके के हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को इसमें लूप में लिया, और मुख्यमंत्री के कहने के बाद फिर जो है वो टाला गया है। वो अभी देखिए, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक संपत्ति पर अगर बन रहा है तो बिना किसी परमिशन के नहीं बनना चाहिए। फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। और इसमें अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने नगर निगम के चुनाव के पहले जब एनक्रोचमेंट को हटाने का अभियान किया तो किसी को नहीं छोड़ा। प्रयागराज के कुंभ में ये प्रदर्शन जायज है या गलत है? नहीं, अगर सिर्फ मंदिर टूटा तो बिल्कुल जायज है। क्यों? ये कैसे हो सकता है कि आप तय करें कि आज ही हटेगा? और एक बात बार बार मैं कहूं, इससे होता क्या डिबेट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान है, उसके पास की कोई पॉलिसी आप तय करेंगे ना।
आज आपको लगा कि ये हिस्सा हटा दिया, बगल में दिख रहा तय है। किया होगा ना कि अभी नहीं, इस ये पर हमको बेवकूफी कार्रवाई वाला करनी है। निर्णय है भाई। अगर स्टेशन के पास ही दोनों हैं तो आपको या तो कोई रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों बचाएं, या फिर दोनों को आप शिफ्ट करके ठीक जगह ले जाएं। क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास तो अगर एनक्रोचमेंट है, आने जाने की दिक्कत है, जगह चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, इनकी बात एकदम जायज है। इसमें कहां गड़बड़ है बताइए? अगर एक हटेगा तो इसी तरह की डिबेट होगी, तो टिट फॉर टैट वाली बात होगी। नहीं, अगर मान लीजिए मस्जिद हटी तो भी प्रदर्शन तो भी यही होता, तभी यही और होता। होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी तो पक्ष कहेगा। ठीक है, कहानी कुर्सी की में आज इतनी खबरें। बहुत धन्यवाद विनोद जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कहानी कुर्सी की लेकर हम लौटेंगे कल दोपहर फिर 1 बजे।